नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आपको लखनऊ से सामने आई है, जो कि बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रेस वार्ता सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बीजेपी को मजबूती दिखाने की कोशिश मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर साजिश का सामना करने को हम तैयार हैं, मायावती ने कहा। और प्रबुद्ध सम्मेलन से बौखला गई है बीजेपी। प्रदेश में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों और पिछड़ा वर्ग को उत्पीड़न सहना पड़ रहा है। इस तरह की तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने कही और इसके साथ ही बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए गए। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जहां उन्होंने बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की है और इसी के साथ ही प्रतिक्रिया जाहिर की है। मायावती ने कहा कि इस साजिश का सामना करने के लिए तैयार है, हर हाल में हर साजिश का सामना करने के लिए तैयार है बीएसपी। प्रबुद्ध सम्मेलन से बौखला गई है बीजेपी। मायावती की तरफ से ये कटाक्ष किए गए हैं बीजेपी पर, जहां साफ तौर पर उन्होंने दलितों के साथ अन्याय को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। और इसी के साथ बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और एक बदमाश इस दौरान घायल हो गया है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, कोतवाली के मवई बाईपास का मामला, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। और आपको बता दें, इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया है और एक मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश पर दर्ज है 20 से अधिक मामले। शहर कोतवाली के मवई बाईपास का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया है। घायल हुए बदमाश पर पहले से ही 20 मामले दर्ज किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें, इस बदमाश का साथी मौका देखकर फरार हो गया है और पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में आज भारत के मनीष नरवाल ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में भारत की झोली में एक और गोल्ड मेडल डाल दिया है। इस इवेंट में भारत के सिंहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल और सिंहराज को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए कहा कि टोक्यो पैरालंपिक से देश के लिए लगातार गौरव के पल सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नरवाल और अडाना को फोन करके बधाई दी है। दोनों ही खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के पैरा एथलीटों का लगातार प्रोत्साहन करने के लिए उनकी सराहना की और साथ ही समर्थन करने के लिए आभार भी जताया। पीएम मोदी ने कहा कि सिंहराज अडाना ने दोबारा कर दिखाया है, उन्होंने एक और पदक जीता। इस बार मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में उनके इस कारनामे से मैं बहुत खुश हूं। भविष्य के लिए उन्हें बेहद शुभकामनाएं। बता दें कि निशानेबाज मनीष नरवाल ने मौजूदा पैरालंपिक खेलों में भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण पदक डाला है, जबकि सिंहराज अडाना का नए टोक्यो में दूसरा मेडल है। इससे पहले उन्होंने P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गुलजार बाग प्रेस भवन परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पुरातत्व खुदाइयों को लेकर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा भी की, आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता दें, निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पाटलिपुत्र यही है जो पटना साहिब कहलाता है, लेकिन पुरातत्व खुदाइयों को लेकर यहां से लोगों को विस्थापित करना संभव नहीं है। ऐसे में हमने कहा है कि अगर कहीं सरकारी जमीन है तो उसे देखकर वहां कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी हाल ही में एक दो जगह पर
आइडेंटिफाई किया गया है और उसी को हम देखने आए हैं। साथ ही पत्रकारों के साथ अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये पाटलिपुत्र है, यहाँ का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। अगर एक बार यहाँ के बारे में कुछ पता चल जाए तो यहाँ कितने टूरिस्ट आएंगे, यहाँ का जो इतिहास है वो और भी ज्यादा सार्वजनिक हो जाएगा। नई पीढ़ी के लोग और इसके बारे में ठीक से जानने लगेंगे और इसके साथ ही हम लोग इच्छा शुरू कर रहे हैं कि लेकिन कोई जमीन नहीं रहने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और यूपी के श्रावस्ती जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसके दौरान जायरीनों से सवार एक टेम्पो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से भिड़ गया। ट्रैक्टर इतनी भीषण टक्कर थी और जिसमें 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बताते चलें कि इस हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बताया यह जा रहा है कि टेम्पो बहराइच से बलरामपुर के लिए उतरौला जा रहा था कि तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर टेम्पो से घायलों को बाहर निकाला और घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। सभी घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा इकोना के मोहल्ला तिलकपुर के पास नेशनल हाईवे 730 पर हुआ है। टेम्पो सवार जायरीन सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जियारत करने के लिए गए थे और सभी लोग वापस अपने घर बलरामपुर उतरौला जा रहे थे। तभी इकोना की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टेम्पो की भिड़ंत हो गई और आसपास से ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को बाहर निकाल लिया और जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने बताया है कि 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधीक्षक अरविंद मौर्य भी मौजूद हैं। साथ ही एसडीएम भी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और घटना का मुआयना किया जा रहा है। और बिहार के जहानाबाद जिला स्थित बाल पर्यवेक्षण गृह के बाथरूम का ग्रिल तोड़कर अलग अलग कारणों में संलिप्त रहे 6 बाल कैदी शुक्रवार को फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्परता के साथ 6 में से 4 कैदियों को प्रवेश के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र से पकड़ लिया है। इधर मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब पर्यवेक्षण गृह के प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पर्यवेक्षण गृह के प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर यह सूचना जारी कर दी है कि बाथरूम की ग्रिल तोड़कर 6 बाल कैदी फरार हो गए हैं। फरार किए गए बाल कैदियों में से 2 को जहानाबाद जबकि अन्य को अरवल जिले के बताए जा रहे हैं, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है वापस से। और आपको बताते चलें कि इधर घटना के बाद जब पर्यवेक्षण गृह में बंद अन्य बाल कैदियों ने परिजन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्हें नहीं मिले और ऐसे में इसके बाद वो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि कुछ बच्चों के भाग जाने के कारण हम लोगों को अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। ऐसे में पुलिस फरार बच्चों की तलाश कर रही है और पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के संबंध में नगर थाना अध्यक्ष रवि भूषण ने बताया है कि अरवल जिले के किंचर थाना क्षेत्र से 4 बाल कैदियों को हिरासत में ले लिया गया है और इसी के साथ ही सूचना के सत्यापन के लिए टीम को मौके पर भेजा गया। इस दौरान पता चला है कि फरार हुए 4 बाल कैदी जहानाबाद के ही लड़के थे और बाकी 2 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और यूपी के बाराबंकी जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। बीती रात को एक वैगनार कार और रोडवेज बस की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार सवार लोग गोंडा से लखनऊ जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें कार सवार 2 बच्चों समेत 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा एक महिला की मौत हो गई और हादसे की खबर मिलते ही हाईवे पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। यह हादसा थाना मसौली के अंतर्गत शहाबपुर टोल प्लाजा के नजदीक हुआ है, जहां पर हादसे में 6 महीने का दिव्यांश सुरक्षित बताया जा रहा है।
सड़क से गुजर रहे एक परिवार ने घायलों की मदद की और ये परिवार भी लखनऊ से गोंडा ही जा रहा था। परिवार की महिलाएं घायल बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची और इस दौरान सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली में बीजेपी विधायक के सामने पार्टी के नेता की पिटाई के मामले पर पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान तो ले लिया, लेकिन इंस्पेक्टर को सजा देने के बजाय प्रमोशन दे दिया गया है। बता दें कि बीजेपी नेता की पिटाई करने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। आखिरकार इंस्पेक्टर को अभद्रता करने पर सजा मिलने की बजाय कोतवाली से हटाकर रुड़की कोतवाली प्रभारी बना दिया गया है। इसी मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से जांच के आदेश देते हुए फिलहाल विवादित कोतवाली प्रभारी यशपाल बिष्ट को उनका तबादला कर दिया गया है। साथ ही हरिद्वार में बीजेपी विधायक के सामने पिछले दिनों ही पुलिसकर्मी ने बीजेपी के नेता की जमकर पिटाई की। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए। खास बात यह रही कि इस मामले के बाद सामने आने के बाद माना यह जा रहा था कि कोतवाली प्रभारी के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकती है या फिर उनका तबादला किसी दुरुस्त क्षेत्र में किया जा सकता है। तो वहीं इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और फिलहाल जांच पर ही इस पूरे प्रकरण को छोड़ दिया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाती है या फिर प्रकरण को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। हालांकि इस प्रकरण में प्रभारी कोतवाली की तरफ से भी बीजेपी नेता पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए गए। और अब आपको बता दें कि ब्रिटेन की वैक्सीन एडवाइजरी बॉडी की तरफ से एक नया ऐलान कर दिया गया है, जिससे कोरोना के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बच्चों के टीकाकरण पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन भले ही तैयार की जा चुकी हो, पर कोरोना वायरस से जान का खतरा अभी भी पूरी तरह से नहीं टला। तो वहीं इन सब के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर सबके मन में यही सवाल है कि आखिर बच्चों को कब वैक्सीन दी जा सकेगी। तो ब्रिटेन की वैक्सीन एडवाइजरी बॉडी JCVI ने 12 से 15 साल के स्वस्थ बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस समय दुनिया भर में बच्चों पर कोरोना के खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। भारत में भी माना जा रहा है कि अगली लहर सबसे ज्यादा बच्चों को ही प्रभावित कर देगी। ऐसे में ब्रिटेन में आया फैसला बच्चों के वैक्सीनेशन पर एक नई बहस शुरू कर सकता है। हालांकि JCVI का ऐसा करने के पीछे एक वजह बताई जा रही है कि 12 से 15 साल के स्वस्थ बच्चों को वायरस से कम खतरा रहता है। पैनल ने ये भी कहा कि ऐसे 2 लाख और युवाओं को वैक्सीन दी जानी चाहिए जो किडनी, हार्ट या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने पर 10,000 में से एक बीमार बच्चे की हालत गंभीर होने का खतरा रहता है। वहीं स्वस्थ बच्चों में ये 5 लाख में से एक बच्चे के साथ होगा, इसीलिए उन्हें कोरोना वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने सरकार से इस बारे में कहीं और से सलाह लेने के लिए भी कहा है कि क्या स्कूलों में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से ज्यादा फायदे होंगे। इनमें स्कूल खुले रहना और भविष्य में लॉकडाउन से बचना भी शामिल है। तो वही माना यह जा रहा है कि एजुकेशन सेक्रेटरी सहित कई मंत्रियों की ओर से इस प्लान को हरी झंडी दिखाने के लिए पैनल पर भारी दबाव दिया गया था और अब ब्रिटेन के 4 चीफ मेडिकल ऑफिसर जल्द ही आकलन भी करेंगे कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का वैक्सीनेशन करने से सोसाइटी को क्या फायदा होगा। इसके अलावा 16 से कम उम्र के एलिजिबल बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इसका ट्रायल डेटा ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ये वैक्सीन बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए सेफ है। अब आपको बता दें कि दुनिया के कई हिस्सों में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल्स भी शुरू किए जा चुके हैं। इसी क्रम में कनाडा का नाम सबसे पहले आता है। पूरी दुनिया में बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन सबसे पहले कनाडा ने ही शुरू किया था और यहाँ पर 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी गई। इससे पहले ये वैक्सीन 16 से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। तो वहीं अमेरिका में भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बाद
12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कनाडा की ही तरह पहले ये 16 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लगाई जा रही थी। इसके बाद 12 से लेकर 15 साल के 6 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही अब बता दें कि भारत की बात करें तो भारत में अभी जॉयडस कैडिला की वैक्सीन जॉयकोव जी को इमरजेंसी यूज की अप्रूवल दी गई है। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जिसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। इससे पहले मॉडर्ना की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे भी सामने आए थे। इसमें 12 से 17 साल के बच्चों को शामिल किया गया था। कंपनी के अनुसार वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई। बहरहाल ब्रिटेन समेत कई देश हैं जो अभी भी बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने को लेकर संशय की स्थिति में है और ताज़ा मामलों का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। स्पेशल रिपोर्ट आर्यन न्यूज। और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के 2 और नए वेरिएंट्स का खुलासा कर दिया है, जिससे देश विदेश के वैज्ञानिकों को अब परेशान कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट्स ने अभी भी तबाही मचा रखी है। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा और अब ये नए वेरिएंट्स, पर आखिर ये नए वेरिएंट्स कितने घातक हैं और इनका सामना कैसे करना है, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच जनवरी में कोलंबिया में कुछ और नए वेरिएंट्स मिले हैं। बता दें, इस एक वेरिएंट का नाम है B1621। ये वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया गया है और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में भी शामिल कर लिया गया। यानी एक नया वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हैं जो वैक्सीन के असर को कम करते हैं। इस संबंध में और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। WHO की नई वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया कि म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेशंस हुए हैं जो इम्यून एस्केप की आशंका बनाते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब है कि ये वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा एक और नया वेरिएंट C12 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसे फिलहाल WHO ने कोई ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर ये भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी हो रहे थे। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छी और राहत की बात ये रही कि देश में अब तक म्यू और C12 वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है, पर दुनिया भर में मिल रहे नए कोरोना वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये नए वेरिएंट खतरनाक है? क्या इन वेरिएंट्स के खिलाफ कोरोना वैक्सीन कारगर होगी? क्या भारत में ये तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं? तो आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना के ये 2 वेरिएंट्स B1621 और C12 ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें से एक वेरिएंट B1621 जनवरी में सबसे पहले कोलंबिया में मिला था। इसे WHO ने ग्रीक अल्फाबेट से म्यू नाम देकर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। दूसरा वेरिएंट है C12 जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिला है। पिछले ही दिनों में ये 2 नए वेरिएंट्स दुनिया भर के विशेषज्ञों के लिए परेशानी बने हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों ही वेरिएंट्स वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन से शरीर में बनी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब है कि इन वेरिएंट्स के सामने वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। C12 वेरिएंट के लिए जानकार मानते हैं कि ये वेरिएंट काफी हद तक एंटीबॉडीज को चकमा देने में काबिल है। WHO का ये कहना है कि ये बीटा यानी B1351 वेरिएंट जैसा है जो दक्षिण अफ्रीका में दिसंबर 2020 में मिला था। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्यन न्यूज।